नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज में हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो जॉइंटिस पढ़ा था और उसी से रिलेटेड आज के हमारे पास में सेकंड फोटोथेरेपी काफ़ी हद तक जो है वो उससे रिलेटेड क्लास है। तो जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं उनसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही करूँगा कि एक बार जो है वो इससे पहले वाली क्लास जो है वो जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि जॉइंटिस वाली जब तक आप क्लास नहीं देखोगे, इससे जस्ट पहले वाली क्लास जो है वो जरूर देखें, उसके बाद जो है वो आप फोटोथेरेपी पे आए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो आप टॉपिक बता रहे हो वो सब हो जाएंगे, ठीक है ना। एक भी टॉपिक जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा, ये मेरी तरफ से जो है वो अश्योरेंस है। लेकिन आपके लिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो टॉपिक भी डाल देते हैं जो जस्ट 5-7 दिन पहले जो है वो कंप्लीट हमने किए हैं। तो आप जो टॉपिक डाल रहे हो एक बार आप जो है वो हमारे पास में जो टीएनसी का हमारे पास में चैनल है उसमें आप जाइए। वहाँ पे आप सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अच्छी बात है। नहीं है तो वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे नहीं आता है या लेट आता है। तो उसका एक रीज़न है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा लेकिन नोटिफिकेशन का बटन जो है वो नहीं दबा रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। देन उसके बाद वहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो देखने को मिलेगी। उसमें अब तक हमने जितनी भी 40, 50, 100 जितनी भी बुलेट सीरीज है वो सारी की सारी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसमें आप जो है वो देखिए कि आप जो टॉपिक चाह रहे हो पढ़ना, क्या पता वो पहले से कंप्लीट हुआ है। तो इतना सा करने के बाद जो है वो आप कमेंट कीजिए। बाकी अश्योरेंस में दे रहा हूँ दोस्तों, हर दिन एक टॉपिक क्लियर करते हैं और क्लियर भी जो है वो आपको पता है कि हम कितने अच्छे तरीके से जो है उसको क्लियर करते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर करके हम चलते हैं। छोटी क्लास कहने की है लेकिन छोटी क्लास होती नहीं है, काफ़ी मैटर उसमें जो है वो इंक्लूड हो जाता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आज की क्लास लेते हैं फोटोथेरेपी, फिर आगे जो है वो बढ़ते हैं। साथ साथ के साथ आप नोट्स बनाइए, नोट्स में अवेलेबल भी करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम पॉलिसी बना रहे हैं। बाकी 1 तारीख से लेके 365 दिन हम पूरी एक दिन एक टॉपिक करेंगे। 365 31 दिसंबर 2025 तक आपके पास में उतना मैटर इकट्ठा हो जाएगा कि शायद कोई भी एग्जाम जो है वो आपको नहीं बचेगी कि अब क्रैक नहीं कर सकते। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी करने से पहले, फोटोथेरेपी जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पुरानी चीज़ों पे लेके जाना चाहता हूँ। पुरानी चीज़ें थी हमारे पास में कि हमने पहले जो है वो जॉइंटिस पढ़ा था, लास्ट क्लास में जॉइंटिस पढ़ा था, उसको आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। जॉइंटिस क्लास में हमने क्या क्या देखा था, जॉइंटिस क्लास के अंदर जो है फटाफट 2 मिनट का टाइम लूंगा फिर आगे जो है वो चलेंगे। जॉइंटिस क्लास के अंदर हमने देखा था कि जॉइंटिस क्या होता है। जॉइंटिस बेसिकली जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन का या स्क्लेरा का जो व्हाइटिश पार्ट है ये येलोइश कलर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जॉइंटिस कहते हैं। अब ये जॉइंटिस ये येलोइश कलर क्यों होता है, ये इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल की वजह से होता है। अब इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल जो है वो क्यों होता है, तो वो भी हमने जो है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो आरबीसी टूटती है तो आरबीसी टूटने के बाद 2 पार्ट बनते हैं हमारे पास में। 120 डेज के बाद आरबीसी टूट गई, 2 पार्ट बनाए, हिम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है जो कि वापस से रीयूज हो जाता है, और जो हिम वाला पार्ट है ये हमारे पास में फेरस और प्रोफाइरिन उसमें आता है। ये फिर जो है वो हमारे पास में दैट इज बिलीवर्डिन में जाता है जो कि ग्रीनिश कलर होता है। ये बिलीवर्डिन चेंज होके किस में आता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद में बिलीरुबिन में आता है। अब ये बिलीरुबिन जो है वो येलोइश कलर होता है। अब ये बिलीरुबिन कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है या अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन होता है। अब कॉन्जुकेटेड और अनकॉन्जुकेटेड में क्या पता है, वो भी मैंने आपको बताया था। कॉन्जुकेटेड जो है वो संतृप्त होता है जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं, और ये वाटर में जो है वो सोल्यूबल होता है। अनकॉन्जुकेटेड जो है वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं, ये असंतृप्त होता है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। अब वाटर में सोल्यूबल और नहीं सोल्यूबल होने का क्या बेनिफिट है, जो चीज वाटर में सोल्यूबल होगी वो इजी तरीके से जो है वो स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाएगी, या हम कहें कि यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल नहीं होगी वो स्टूल और यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, उसको बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत आएगी। अब जो बाहर निकलेगी तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस आधार पे मतलब कह सकते हैं कि बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होना क्या कहलाता है दोस्तों, जॉइंटिस कहलाता है, ठीक है। तो ये जॉइंटिस द कंडीशन इन विच देयर येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, स्क्लेरा का जो व्हाइट पार्ट है आइज का वो हो जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड।
बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होता है उसकी वजह से। अब बिलीरुबिन जो है वो टोटल बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं, ये होता है हमारे पास में 0.3 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब इसमें दो है, टोटल बिलीरुबिन है, इसके अंदर दो आते हैं, एक डायरेक्ट बिलीरुबिन आता है और एक इनडायरेक्ट बिलीरुबिन आता है। डायरेक्ट बिलीरुबिन को हम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं, जो कि संतृप्त होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ताकि इजी जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में बदलना ही पड़ता है, फिर ही बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, जिसको डायरेक्ट बिलीरुबिन बोला, उसका लेवल होता है 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे कम ही होता है। या आप कह सकते हो कि 0 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो इसका रेशियो होता है। देन हम बात करते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, जिसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं, ये होता है 0.2 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इन दोनों को मिला के हमारे पास में टोटल बिलीरुबिन बनता है। अनकॉन्जुगेटेड जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में बदलने का काम कौन करता है दोस्तों? लीवर करता है। ठीक है, तो इसी आधार पर इसके कोजेज और इसके आधार पर इसके जॉइंटिस के 3 टाइप थे। कौन कौन से? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के 3 टाइप थे, जो कि प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं है तो एक बार, और ये क्लास शुरू होने से पहले प्रीवियस क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी, ताकि सारी चीज जो है वो क्लियर आ जाए। क्लियर? तो हमने उसमें पैथोलॉजिकल जॉइंटिस पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और फोटोथेरेपी। ठीक है, अब देखो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस था, ये तो पैथोलॉजिकल हो गया, जो कि हमने क्या किया, आरबीसी टूट जाती है, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, किसमें डायरेक्ट बिलीरुबिन बनता है, किसमें इनडायरेक्ट बनता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ ली है। अब आते थे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है? ये जन्म के टाइम ही होता है। वो जॉइंटिस तो कभी भी हो सकता है, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 60 साल की उम्र में, कभी भी हो सकता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो हमेशा न्यूबॉर्न में होगा। न्यूबॉर्न मतलब अभी भी जो बच्चा पैदा हुआ है उसको बोलते हैं न्यूबॉर्न। ये आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा कि जो बच्चा पेट के अंदर होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। एम्ब्रियो बहुत पहले की चीज होती है, फिर फीटस होता है। फीटस जैसे बाहर निकलता है, जैसे आज डिलीवरी हुई, वो होता है न्यूबॉर्न। 0 डेज से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं न्यूबॉर्न। और न्यूबॉर्न भी 2 तरीके का होता है, एक होता है अर्ली न्यूबॉर्न, एक होता है लेट न्यूबॉर्न। अर्ली न्यूबॉर्न कौन सा होता है? 0 से लेके 7 डेज का जो बेबी होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अर्ली न्यूबॉर्न। ये सारी चीज मैं बता देता हूं, यानी कि हमारे पास में 0 से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूबॉर्न या नियोनेट। न्यूबॉर्न जो हो गया हमारे पास में नियोनेट होता है। इसमें भी हमारे पास में 0 से लेके 7 डेज का होता है दोस्तों अर्ली नियोनेट, और 7 दिन से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लेट नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, 28 दिन के बाद में, यानी कि 1 महीने के बाद जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इन्फेंट। क्लियर है? 28 दिन से या 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, ये सब चीज आपको पता है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो नियोनेट्स में देखने को मिलता है। अब नियोनेट्स में ही क्यों देखने को मिलता है, क्यों इसको नॉर्मल जो हो बोला जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, 18-19 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है, ग्राम डेसीलीटर जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल होता है। तो एक तो उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, दूसरी चीज क्या होती है कि जो हीमोग्लोबिन लेवल की वजह से जो आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा था, अब लीवर अभी अभी आया है इस दुनिया में, लीवर है मतलब है, काम करना तो अभी चालू करेगा ना, पेट के अंदर था वहां तो उसको काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अब लीवर ने अभी काम करना चालू किया है। तो कोई भी आदमी काम करता है, एक बंदा जो आता है घर के अंदर, या मान लो दुल्हन आती है, एक दिन के अंदर सारा काम तो नहीं कर पाती है ना, धीरे धीरे हैबिचुअल होती है। हॉस्पिटल के अंदर एक दिन में ही सारा काम निकाल लोगे? किसी वार्ड में आपको चेंज कर दिया, एक दिन में आप सारा काम कर लोगे? नहीं, धीरे धीरे आप उस चीज के लिए जो है वो हैबिचुअल होगे, फिर आप जो है धीरे धीरे रनिंग में आओगे। गाड़ी स्टार्ट करोगे, पहले वो गर्म होगी, तभी तो आप जो है वो उसको चला पाओगे। तो एक तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा बिलीरुबिन प्रोडक्शन होगा। दूसरा क्या होता है कि वहां पे हमारे पास में लीवर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करा, इमेच्योर है, अभी अभी ताजा ताजा बना है, अभी रवा नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से। तीसरा क्या होता है कि इंटेस्टाइन भी ताजा ही है, तो वो सही तरीके से रीअब्जॉर्वेशन और एक्सक्रेशन की प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, बिलीरुबिन लेवल जो हो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये नॉर्मल होता है, इवन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नियोनेट में, और जो अर्ली नियोनेट है, ठीक है ना, अर्ली नियोनेट मतलब 37 वीक्स से जिनके पहले डिलीवरी हो चुकी है, उनमें 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक का भी जो हो नॉर्मल माना
जाता है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर हम फोटोथेरेपी के द्वारा उसको मेंटेन करते हैं। अब ये फोटोथेरेपी के द्वारा किस तरीके से मेंटेन होता है वो सारी चीजें कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्लियर, चलो पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इज ए कॉमन, टेम्परेरी एंड यूजुअली हार्मलेस कंडीशन। देखा क्या बोला, कॉमन। कॉमन मतलब सभी बच्चों में देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, सबका लीवर अभी भी ताजा ताजा काम कर रहा है, सबकी इंटेस्टाइन अभी भी काम करना चालू की है, तो ये कॉमन होता है। टेम्परेरी, टेम्परेरी इन द सेंस 5-7 दिन के अंदर जैसे लीवर सही तरीके से काम करेगा, रवा हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली जो है वो ये डिसअपीयर हो जाएगा। एंड यूजुअली हार्मलेस। हार्मलेस क्यों होता है, क्योंकि ये सडनली बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई डिजीज नहीं है, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई लीवर में प्रॉब्लम आती तब तो वो नहीं निकल पाता, लेकिन लीवर अभी काम करना चालू किया, नई मशीन है, ठीक है, तो ये हार्मलेस हो जाता है। एंड कंडीशन सीन इन न्यू बोर्न बेबीज। किसमें देखने को मिलेगी, न्यू बोर्न में या नियोनेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से, इमेच्योर लीवर इमोबिलिटी इन कोएफिशिएंट प्रोसेस एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, लीवर सही तरीके से नया नया है इसलिए काम नहीं कर रहा, एब्जॉर्बेशन इंटेस्टाइन का सही तरीके से नहीं कर रहा, तो बिलिरुबिन लेवल को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्लियर है। कोजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, तो यहां पे हमारे पास में 3 कोजेज आएंगे। पहला क्या है, इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन। बच्चों में क्या होता है कि इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है वो आरबीसी हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। न्यू बोर्न हैव हायर आरबीसी काउंट टर्नओवर। आपको पता ही है नॉर्मल हीमोग्लोबिन बच्चों में जो है वो ज्यादा होता है, 16, 17, 18 तक भी जो है वो देखने को मिलेगा। लीडिंग टू मोर बिलिरुबिन प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स अगर आरबीसी ज्यादा है तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा बिलिरुबिन का। क्यों, क्योंकि आरबीसी डेली जो है वो ज्यादा टूटती है। दूसरा एक और रीजन बता देता हूं दोस्तों, आरबीसी जो है वो कितने दिनों में टूटती है, नॉर्मल की अगर हम बात करें तो 120 डेज के अंदर जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा। लेकिन नॉर्मली, लेकिन बच्चों में, ठीक है, इन्फेंट में है या नियोनेट की अगर हम बात करें, नियोनेट में कितना होता है दोस्तों, 90 डेज होता है। ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना है। तो यहां वहां आरबीसी 120 डेज के बाद टूट रही थी, यहां 90 डेज के बाद में ही टूट रही है, तो इसकी वजह से भी जो है वो इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, इमेच्योर लीवर फंक्शन। अब लीवर अभी अभी जो है वो दुनिया में आया, दुनिया में इन द सेंस अंदर था तो सही, लेकिन काम थोड़ी कर रहा था। ठीक है, जैसे ही डिलीवरी होने के बाद बच्चा बाहर आया, दुनिया में आया, तो देन लीवर काम करना चालू है। अब नया नया लीवर है तो वो इमेच्योर है, तो काम करने में दिक्कत है, तो वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को इतना जल्दी जो है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन में नहीं बदल पाता है। द लीवर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग बिलिरुबिन आर अंडर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर। देन इंक्रीज रीअब्जॉर्बेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या होता है कि स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू स्लो बाउल मूवमेंट, इंटेस्टाइन भी अभी भी है तो बाउल मूवमेंट जो है वो धीरे होगा, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन जो है उसका रीअब्जॉर्बेशन जो कि किडनी के द्वारा जो है बाहर निकलेगा यूरिबिलिनोजन में, और स्टूल के द्वारा जो है वो स्टेरिकोबिलिरोजन के थ्रू जो है बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये 3 रीजन जो होते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ठीक है, कॉमन होते हैं क्योंकि बच्चे सारे पैदा होते हैं, नॉर्मली होते हैं, तो ये सारी चीज तीनों में होते हैं। हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हार्मफुल नहीं होते हैं क्योंकि वो जिस चीज की दिक्कत नहीं आती है, और तुरंत जो ठीक होते हैं 2 से 5 दिनों में, जैसे लीवर और इंटेस्टाइन सही तरीके से काम की, देन ये ठीक हो जाते हैं। ठीक, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों पहले दिन नहीं होता, ऑप्शन दिया होता है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब देखने को मिलता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। ठीक है, तो हाईएस्ट आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड डे जाना चाहिए। ठीक है, 20 आवर्स के बाद जो है वो बाद में देखने को मिलता है। जस्ट पैदा होते ही आपको जो है वो इंक्रीज जो है वो बिलिरुबिन लेवल देखने को नहीं मिलेगा। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अपीयर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, यूजुअली 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। ये चीज जो हो जरूर ध्यान रखना, 24 घंटे के बाद में जो हो देखने को मिलेगा, या 2 to 3 days में जो है वो देखने को मिलेगा। पीक लेवल कब होगा, 3 से 5 दिनों में पीक लेवल पे होगा, लेकिन 90% केसेज में क्या होता है, ये रिजोल्व हो जाता है 1 से 2 वीक में बिना किसी ट्रीटमेंट के। आपको मेडिकेशन तो कोई देनी नहीं है, ट्रीटमेंट भी क्या दिया जाता है बेसिकली, हालांकि मेडिसिन दी जाती है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ट्रीटमेंट बेसिकली जो हो फोटोथेरेपी दी जाती है, उसी से ठीक हो जाता है। अगर वो भी नहीं हो तो फिर उसके बाद पेंटाग्लोब जो है वो चालू किया जाता है, वो आगे हम जो है वो देखेंगे। बिलिरुबिन लेवल इन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में कितना माना जाएगा, अब वहां तो क्या था हमारे पास में, नॉर्मल लेवल कितना था दोस्तों, 0.3 से लेके 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर, यही नॉर्मल होता है। लेकिन बच्चों में इसमें जो है वो हम जॉइंटिस नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, अगर बच्चा जो है वो हमारे पास में नॉर्मल न्यूबॉर्न है तो 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो हो, अगर फुल टर्म बेबी है,
तब तक नॉर्मल मानेंगे, तब तक उसको हम एबनॉर्मल नहीं मानेंगे। 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल मानेंगे। और अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, या हम कहें कि ये जो है हमारे पास में बेसिकली जो है वो प्रीटर्म है, ठीक, प्रीटर्म का मतलब कि हमारे पास में बच्चा 37 वीक से जो है पहले डिलीवर है, तो उसमें हम 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो है वो नॉर्मल मानते हैं। ये दोनों चीजें जो है ध्यान रखना। अगर फुल टर्म बेबी है तो हमें 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक को नॉर्मल मानेंगे, प्री टर्म में जो है वो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक को नॉर्मल मानेंगे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस एडल्ट में, जैसे आप और मैं हूं, उसमें तो 5 मिलीग्राम भी जो है बहुत ज्यादा होता है, तभी भी हमें ट्रीटमेंट लेने की जो है वो जरूरत होती है। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स आपका रटा रटा है, एक ही चीज ध्यान रखना, येलोइश डिस्कलरेशन होता है, और बच्चों में तो चेस्ट पे, एब्डोमेन पे ये सारा का सारा जो है वो पीला पड़ जाता है बच्चा, और बाकी कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं होते, बाकी कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं देखने को मिलती कि बच्चा ज्यादा रो रहा है या बच्चा जो है वो ज्यादा सिक हो गया या टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड आइज, आइज का और येलोइश जो है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है। बीइंग ऑन द फेस, स्प्रे डाउन द चेस्ट, एब्डोमेन एंड लेग, ठीक है, स्टार्टिंग फेस से जो है वो चालू हो रहा है वो नीचे तक जो है वो जाता है। नो सीरियस सिम्टम्स, बेबी रिमेन एक्टिव एंड फीड वेल, मतलब कोई ज्यादा सीरियस सिम्टम्स जो है वो नहीं होते हैं। बेसिकली फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस आर नॉर्मल होता है, हार्मलेस होता है, लेकिन अगर उसी बच्चे में अगर लीवर की वजह से वो सारी चीजें होता है तो उसमें हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट की जो है वो जरूरत होती है। एक बार हम टेस्ट करवा के देख लेते हैं। तो जो हम टेस्ट करके भेजते हैं ना, उसको हम बोलते हैं TSB, टोटल सीरम बिलिरुबिन। इसमें हम डायरेक्ट भी देखते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट भी देखते हैं और टोटल भी देखते हैं। तो टोटल तो हमें पता चल जाएगा। अब मान लीजिए टोटल है जो है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है किसी बच्चे का, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, तो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर हमारे पास में दोनों चीज है, लेकिन अगर वो पैथोलॉजिकल है तो हमें जो है वो सोचने की जरूरत होती है, अगर वो फिजियोलॉजिकली है तो हमें किसी चीज की दिक्कतें नहीं आती है। क्लियर। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हमारे पास में वो आता है, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम सुबह जो है वो शुरू से बच्चे को देखते हैं, येलोइश डिस्कलरेशन है या नहीं है, स्क्लेरल डिस्कलरेशन है या नहीं है, और बच्चों में तो शरीर में भी देखने को मिलता है, फेस चेस्ट पे जो है वो एब्डोमेन येलो देखने को मिलेगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में बिलिरुबिन टेस्ट करवाते हैं, ऑफ कोर्स इसमें टोटल डायरेक्ट TSB, टोटल सीरम बिलिरुबिन करवाते हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों करवाते हैं। देन उसके बाद ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरोनोमीटर। ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरोनोमीटर क्या होता है कि दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पास में कोरोना के अंदर टेम्परेचर चेक करने वाला नहीं था, सेम वैसा ही जो है वो इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि स्किन के ऊपर लगा के देखते हैं, तो हमें जो है वो बिलिरुबिन लेवल जो है वो दिखाता है, जिसको हम ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरोनोमीटर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्लियर है। इसकी इमेज भी डाउनलोड की थी, अभी जो है वो दिखा देते हैं। इसके अंदर जो है हमें सीधा सीधा जो है वो जैसे हमने टेम्परेचर चेक करते हैं वैसे ही जो है हमें देखने को मिलता है। नॉन इन्वेजिव स्किन टेस्ट एस्टिमेटेड बिलिरुबिन लेवल, एस्टिमेटेड बता, लेकिन इसमें वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा आते हैं, ये सिर्फ एस्टिमेटेड बताता है। क्लियर है। तो पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा देख लेते हैं कि बिलिरुबिन लेवल ज्यादा है या नहीं है। बच्चा अगर पीला पड़ रहा है तो वैसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बिलिरुबिन लेवल जो है टेस्ट कर लेते हैं ब्लड सैंपल के द्वारा। तीसरा हम ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरोनोमीटर के द्वारा भी जो है वो देख सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में हमें पता है कि हाँ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस ऑलरेडी हमारा प्रीवियस क्लास के अंदर हो चुका है। अब उस फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो दोस्तों 90.99% जो है, वैसे तो जो है वो नॉर्मली रिक्वायर्ड होती नहीं है, लेकिन 99.99% फोटोथेरेपी के द्वारा मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अभी फोटोथेरेपी के द्वारा कैसे मेंटेन होता है उसको हम ले लेते हैं। 1% केसेज में हमारे पास में जो है उसमें मेडिसिन देने की जरूरत है, जिसमें हम पेंटाग्लोब जो है वो देते हैं। अब देखो फोटोथेरेपी को जो हम ले लेते हैं। फोटोथेरेपी में क्या है, अब आपको पता है कि फोटोथेरेपी में जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो है वो लाइट्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब रटो मत, सीधा मैकेनिज्म, मैंने कहा कि रटना और मेरे साथ जो है वो बनती नहीं है। फोटोथेरेपी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशन डाली जाती है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास में आरबीसी ब्रेकडाउन हुई थी, ठीक है, अब आरबीसी बच्चों में ज्यादा है इसलिए ब्रेकडाउन भी ज्यादा, लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में नहीं बदल पा रहा, और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास इंटेस्टाइन जो हो मूवमेंट कम है तो उसकी वजह से भी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 2-4 दिन बाद भी जो है वो नहीं हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दी जाती है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में तो नहीं बदल पा रहा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनकॉन्जुकेटेड को बहुत सारे टीचर्स ये बता देते हैं कि वो अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में बदल देते हैं, लेकिन और डीप स्टडी करने के बाद पता चलता है कि वो अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में तो नहीं बदल पाता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन था, अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन था, उसका मॉलिक्यूल्स इस तरीके से सेट कर देता है कि वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं,
समझ में आ रहा। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, जिसको हमने इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोला था, उसको इस तरीके से चेंज कर दिया है कि उसको मान के चलिए कि भाई उसको वाटर सोल्यूबल कर दिया ताकि वो जो हो बॉडी से बाहर निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहते कि ये डब्बा तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब कोई आदमी को महिला तो नहीं बदल जा, लेकिन उसको कपड़े तो पहनाए जा सकते हैं, कपड़े पहना के उस डब्बे में बैठा दो तो वो जा सकता है वहां पे। ठीक उसी तरीके से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था वो कॉन्जुगेटेड में तो नहीं बदल पा रहेगा, लेकिन वो लाइट की वजह से क्या होगा कि इतना जरूर चेंजेज हो जाएगा कि वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से उसको इजीली बाहर निकाला जा सकता है। ये बेसिकली फोटोथेरेपी का जो है वो काम होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी चीजें हम देख लेंगे। फोटोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट दैट यूज ब्लू लाइट to break down bilirubin into a form can easily excreted through the urine or stool। वही बात मैंने बोली ना कि ये जो है ब्लू लाइट होती है, बेसिकली ब्लू लाइट होती है, व्हाइट भी होती है, लेकिन व्हाइट जो है वो कम इफेक्टिव होती है, ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। 450 से 460 नैनोमीटर की आती है, अभी आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो ब्लू लाइट होती है, जो कि क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है बिलिरुबिन को, किसमें, इनटू इस फॉर्म में कर देती है, दैट कैन इजीली एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिन एंड स्टूल। इस तरीके से उसका ब्रेक डाउन कर देती है ताकि वो वाटर सोल्यूबल हो जाए और यूरिन और स्टूल के द्वारा जो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। क्लियर है। इट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोडेंटल जॉइंटिस। मैंने बताया था 90% केसेज में हम जो है वो फोटोथेरेपी के द्वारा ही बच्चों को जो है वो जॉइंटिस मेंटेन करते हैं। लेवल जरूर ध्यान रखना, अगर फुल टर्म बेबी है तो 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाले तक को नॉर्मल माना जाता है, और अगर प्री टर्म है तो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाले को नॉर्मल माना जाता है। इससे ज्यादा अगर हम बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास में जो है वो क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल आ जाएगा। हाँ, कुछ हॉस्पिटल पॉलिसीज में 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जो है वो रूल बना रखा था, लेकिन वो हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जो है वो होता है। देन उसके हाउ डज फोटोथेरेपी वर्क। फोटोथेरेपी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। द ब्लू लाइट कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में बदलते हैं, जिसको हम ल्यूब्रिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लुब्रिन बोलेंगे। ठीक है, बिलिरुबिन को जो है अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में नहीं बदलता। मैंने कहा ना, बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में बदलता है। जी नहीं दोस्तों, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को जो है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में बदलते हैं, जिसको हम ल्यूब्रोबिन के नाम से जो है वो जाना था। ये ल्यूब्रोबिन क्या होता है कि इसके बाद जो है वो जो लीवर हमारे पास, लीवर तो क्या पर्टिकुलर काम करता है, लीवर तो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में पर्टिकुलर ही बदलता है, फिर बॉडी से बाहर निकालता है। लेकिन ये जो ल्यूब्रोबिन है ये आराम से लीवर का जो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में बदलता है उस तरीके से बदल देता है, ठीक है, ताकि आसानी से यूरिन से जो है वो बाहर निकल जाए, पर लीवर की तरह एग्जैक्ट काम नहीं करता है। ल्यूब्रोबिन डज नॉट नीड लीवर प्रोसेसिंग दैट एक्सक्रीट थ्रू द लीवर। अब जो हमने अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं था, ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, अब उसको लिब्रिन में बदलता था। लिब्रिन में बदलने के बाद अब उसको लीवर में जाने की जरूरत नहीं है। जो बिलिरुबिन यानी कि वो वाटर सोल्यूबल हो चुका है, हमें बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वापस से उसको लीवर में भेजने का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसमें अब लीवर की कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही जो है वो चला जाता है। दिस प्रिवेंट बिलिरुबिन फ्रॉम एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन, दैट इज क्रेनियोट्रस। ठीक है, क्रेनियोट्रस जो है वो उससे प्रिवेंट होने के लिए बचाता है। मैंने बताया था आपको कि हमारे पास में ब्रेन के अंदर जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम जो है वो किस नाम जानते हैं, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, इवन हर मेडिकेशन भी इसके द्वारा ही छन के जाती है। सिक्योरिटी जोन है, ब्रेन में कोई भी चीज जाती है तो इसके थ्रू ही जाती है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज ही जाता है तो इसके थ्रू ही जाता है। तो बिलिरुबिन नॉर्मली इसको जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन अगर बिलिरुबिन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, और फिर वो बिलिरुबिन लेवल जो है ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है, और ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियोटस। ठीक है, या ब्राउन बेबी सिंड्रोम जब आगे जो है वो आएगा। क्लियर है। देन इंडिकेशन, कब जो है वो फोटोथेरेपी देते हैं, वो मैंने आपको बता देता। अगर फुल टर्म बेबी है तो अगर 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो अब हम देंगे, और अगर प्री टर्म बेबी है तो हम 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होगा तब हम देंगे। ठीक है, या फिर किस कंडीशन में रैपिडली बिलिरुबिन लेवल जो हो वो ज्यादा इंक्रीज होगा, जैसे कल जो है वो 6 था, आज सडनली जो है वो 10 हो गया, कल सडनली 12 हो गया, अगर सडनली इंक्रीज हो रहा है तब हम देंगे। ठीक है, या फिर हमें लगता है कि बच्चे में जो है वो क्रेनियोटस यानी कि सीवियर जॉइंटिस जो है वो अफेक्ट हमें दिख रहा है, या ये इतना जॉइंटिस बढ़ रहा है कि ये ब्रेन में जाके डैमेज कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो फोटोथेरेपी देंगे। बिलिरुबिन लेवल अगर 12 से है फुल टर्म बेबी में, बिलिरुबिन 15 से ज्यादा है प्री टर्म में, और अगर सडनली
फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है तो, या फिर बिलीरुबिन जो हमें लगता है कि ब्रेन में जाके एक्यूमुलेशन हो सकता है, तब हम जो है वो करेंगे। अब बात आती है टाइप ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी तो आपने देख ली, तो फोटोथेरेपी की जो है वो कितने टाइप हैं? तो फोटोथेरेपी की बेसिकली जो है वो 3 टाइप है, ठीक है। कौन कौन से, उनको हम ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कन्वेंशनल फोटोथेरेपी, ठीक है। कन्वेंशनल फोटोथेरेपी जैसे नाम से पता चलता है, ये सबसे ज्यादा जो है वो यूज में ली जाती है। इसमें क्या कहता है, ब्लू लाइट फ्लोरेसेंट लाइट जो है वो काम में ली जाती है, या CFL जिसको हम कहते हैं ना, CFL भी तो यही होता है, ठीक है ना, कंप्लीट फ्लोरेसेंट लाइट, CFL, ठीक है। तो वो होता है, ये BFL होता है, ठीक है ना, कहते हैं ना CFL दे दो, ठीक है। तो वो ये होता है BFL, ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट होती है। इसकी वेवलेंथ होती है 450 से लेके 460 नैनोमीटर। ये जरूर ध्यान रखना कि जो ब्लू लाइट प्रोड्यूस की जाती है फोटोथेरेपी के अंदर, उसकी नैनोमीटर कितना होता है, 450 से 460 नैनोमीटर होता है, ठीक है। प्लेस्ड अबाउ द बेबी, बेबी के जो है वो ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। बेसिकली जो है वो हम 45 सेंटीमीटर अबाउ जो है वो प्लेस करते हैं। बेसिकली हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, पर 45 जो है वो एवरेज होता है। ये ब्लू लाइट जो है वो जो होती है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल फोटोथेरेपी, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कन्वेंशनल फोटोथेरेपी। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास में फाइबर ऑप्टिक फोटोथेरेपी। मैंने बताया था ना, फोटोथेरेपी 3 तरीके की होती है। इसको बिली ब्लैंकेट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अच्छे तरीके से याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा। फाइबर ऑप्टिक फोटोथेरेपी को किस नाम से जानते हैं, या बिली ब्लैंकेट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो देख रहे हो इस तरीके से पैड होते हैं, ये भी ब्लू लाइट के होते हैं, लेकिन ये पैड होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को इसके अंदर कवर करके रख सकते हैं और फिर आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। इवन ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सकते हो, फीडिंग भी दे सकते हो, और आपको जो भी चीज देनी है वो सारी चीजें दे सकते हो। आईवी फ्लूइड भी दे सकते हो, कंटिन्यूअस बच्चा मूवमेंट जो है वो कर सकता है। इसमें क्या करते हैं, यूज फाइबर ऑप्टिक पैड जो है वो बच्चे की स्किन के ऊपर लगा दिए जाते हैं और उसको रख दिया जाता है। ये जो आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से ये पैड्स होते हैं। और ये देखो यहाँ पे मदर जो है वो इस पैड में लेके अपना ब्रेस्ट फीडिंग भी जो है वो करवा रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम पूछता है, फोटोथेरेपी के दौरान जो है बच्चे में डिहाइड्रेशन की अभी आएगा कॉम्प्लिकेशन, डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि वाटर बाहर निकलेगा, गर्मी आ रही है तो वाटर बाहर निकलेगा, तो फीडिंग देना सबसे मस्ट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूअसली दी जाती है, कोई अवॉइड नहीं देता है, कुछ भी चीज अवॉइड नहीं होती है जब तक फोटोथेरेपी चल रही है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। क्लियर है। थर्ड आगे हमारे पास में डबल सरफेस फोटोथेरेपी, DSPT, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म होगी DSPT, डबल सरफेस फोटोथेरेपी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, नाम से पता चलता है, कन्वेंशनल जैसे फोटोथेरेपी थी इसमें डबल साइड से दी जाती है। उसमें क्या होता है, हमारे पास में जो कन्वेंशनल फोटोथेरेपी थी, अभी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जो भी फोटोथेरेपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को मूवमेंट करवाते हैं ताकि दोनों सरफेस पे सही तरीके से गए, चेंज पोजीशन करते हैं, फीडिंग बार बार देते हैं, न्यूट्रिशन असेस करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अभी आएगी, क्योंकि हीट जब जा रही है तो ऑब्वियसली वाटर की जो है डेफिशिएंसी होगी। डबल सरफेस फोटोथेरेपी में क्या करते हैं, दोनों साइड से लाइट जाती है, नीचे से भी और ऊपर से भी जो है वो लाइट जाती है। डबल सरफेस नाम से पता चलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल सरफेस फोटोथेरेपी। यूज लाइट अबव एंड बिलो मोर इफेक्टिव बिलीरुबिन ब्रेकडाउन, ठीक है, बिलीरुबिन ब्रेकडाउन के लिए सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होती है। इसमें बच्चे को यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिया जाता है और दोनों साइड से जो है वो उसको फोटोथेरेपी दी जाती है, ताकि न तो ज्यादा चेंजेस करने की दिक्कत आए और अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है तो इफेक्टिव तरीके से जो है वो होती है। तो ये DSPT जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। 3 तरीके की होगी हमारे पास में, फाइबर ऑप्टिक होगी, कन्वेंशनल होगी और डबल सरफेस फोटोथेरेपी होगी। देन प्रोसीजर्स फॉर फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी का जो है वो क्या प्रोसीजर होता है, तो आपको मोटा मोटी बता दें, लाइट जा रही है, पूरा एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे का जो है वो पूरा एक्सपोजर होना चाहिए, उसमें हमेशा आई को जो है वो कवर करके रखते हैं, क्योंकि ये जो वेवलेंथ होती है ये कॉर्निया को डैमेज कर सकती है, ब्लाइंडनेस कर सकती है। दूसरा, जो जेनिटल ऑर्गन है उसको कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप फोटोथेरेपी दो तो फोटोथेरेपी हमेशा गिवन दी जाती है आई को जो है वो आई पैड लगा के और जेनिटल ऑर्गन्स है उसको कवर करके। दूसरा, बाकी पूरी स्किन जो है वो ओपन होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई कपड़ा उस पर नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही जो है वो ज्यादा सही है। और बच्चे को जो है वो पोजीशन बार बार चेंज करनी चाहिए। हाँ, डबल सरफेस फोटोथेरेपी में आप फिर भी जो है वो मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसमें पोजीशन जो है वो हर 2 घंटे में चेंज करनी चाहिए। देन
फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग एंड आईवी फ्लूइड जो है वो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप फ्लूइड ज्यादा दोगे तो उसको एक्सक्रीशन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वाटर सोल्यूबल हो जाएगा तो यूरिन के द्वारा आसानी से। दूसरी चीज, आप हीट दे रहे हो, ठीक है, पैड से, इससे जो है वो हीट आती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन में ना चला जाए, ठीक है, वाटर का लॉस होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है वो चीज दी जाती है। क्लियर है? तो पढ़िए आगे। द बेबी इज प्लेस्ड नेक्ड, बच्चा जो हो बुरा जो हो वो पूरा नंगा होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। एक्सेप्ट कहां पे? आई शील्ड होना चाहिए, और अंडरगारमेंट्स, अंडरगारमेंट इन द सेंस जेनाइटल ऑर्गन जो हो वो कवर होने चाहिए। अच्छा, जेनाइटल ऑर्गन में भी मैं आपको बता दूं, फीमेल के अगर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेल के तो होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो टेस्टिज पे अफेक्ट डालता है। द लाइट शुड कवर एज मच एज द बॉडी स्किन एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना लाइट जो है वो उस बॉडी को कवर करना। ऐसा नहीं है कि लाइट को आपने इस तरीके से प्लेस कर दिया सिर्फ फेस पे आ रही है या पैरों पे आ रही है। लाइट को इस तरीके से सेट करना है, या बच्चे को इस तरीके से सेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट का जो है वो एक्सपोजर हो। बेबी इज टर्न एवरी 2 आवर्ली, एक्सपोर्ट ऑल स्किन एयर, यानी कि बच्चे को जो है वो हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करनी चाहिए, ताकि सही तरीके से सब एरिया पे जो है वो कवर हो उसके। फ्रीक्वेंट फीडिंग करनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क है, ताकि एनकरेज हेल्प टू बिलीरुबिन, अच्छे तरीके से फीडिंग होगी तो बिलीरुबिन लेवल जो है वो आसानी से बाहर निकलेगा, ठीक है, और बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? पहला साइड इफेक्ट आ गया डिहाइड्रेशन, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि हीट आती है जिसकी वजह से इंक्रीज वाटर लॉस होता है, इंक्रीज वाटर लॉस थ्रू द स्किन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लूज ग्रीनिश स्टूल, ठीक है। अगर सडनली जो है वो रैपिड ब्रेकडाउन होगा बिलीरुबिन का, तो ग्रीनिश स्टूल जो है वो देखने को मिलेगा। ग्रीनिश स्टूल क्यों देखने को मिलेगा? यहाँ पे भी जो है वो क्वेश्चन बनता है। ग्रीनिश स्टूल इसलिए बनेगा क्योंकि हम बिलीरुबिन को लेवल को जो है बाहर निकाल रहे हैं, तो बिलीरुबिन लेवल के साथ साथ कई बार जो है बिलीवर्डिन भी जो है बाहर निकलता है, और बिलीवर्डिन जो है वो किसका फॉर्म था हमारे पास में? वो था हमारे पास में ग्रीनिश फॉर्म था, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी। टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी क्यों? बेबी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि लाइट जा रही है। अगर आप लाइट के सामने, कैमरे के सामने ज्यादा देर, इवन मैं भी बताऊं, मैं भी कैमरे के सामने ज्यादा रहता हूं, तो पूरी लाइट, आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर, पूरी सर्दियों के अंदर भी जो है वो इसी कपड़ों में जो है बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी लाइट्स का जो है वो फोकस आता है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी होती है। जैसे लाइट लगाओगे तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अगर डाउन जो है वो स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है पूरी लिवर डिजीज की वजह से, ठीक है, या अगर बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में फोटोथेरेपी दे दिया तो स्किन का जो है वो चेंजेस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टू स्टॉप फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी कब स्टॉप की जाती है? सब ऑफ कोर्स पता है, जब हमारे पास में बिलीरुबिन लेवल अगर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा तो हम जो है वो फोटोथेरेपी स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि 10 से लेवल को हम जो है वो नॉर्मल मानते हैं, या हमें लगता है कि लीवर अब सही तरीके से काम कर रहा है, आसानी से जो है बिलीरुबिन लेवल को हैंडल कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी जो हम फोटोथेरेपी स्टॉप कर सकते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ जॉइंटिस न्यूबॉर्न में कैसे मेंटेन करेंगे? ऑफ कोर्स ये तो हो गया जॉइंटिस होने के बाद में, ये हो गया कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ठीक है। बच्चा पैदा हो गया तो उसको जॉइंटिस हो ही ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो दोस्तों जो अर्ली एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। जो मदर्स अपने बच्चे को सही तरीके से दूध नहीं पिला पाती ना, उनके जॉइंटिस होने की संभावनाएं 95% तक जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अर्ली एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करनी चाहिए, ताकि जो बिलीरुबिन जो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट कीपिंग द बेबी वार्म, ठीक है। आपने देखा होगा मेन कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में जो है वो जाने की संभावनाएं होती है, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया को भी प्रिवेंट करना है ताकि बच्चा ठीक हो, और साथ के साथ जो है वो अगर हाइपोथर्मिया नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी जो है वो सही तरीके से होगा। नेक्स्ट मॉनिटरिंग हाई रिस्क बेबीज, ठीक है। जो बेबीज हाई रिस्क होते हैं उनको मॉनिटर करना है, जैसे RH इनकम्पेबिलिटी। आपको लग रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, अंदर पता चला RH इनकम्पेबिलिटी है, या बच्चे के अंदर जो है वो हमारे पास में हिमोलाइसिस की प्रोसेस है, RBC बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, प्रीमेच्योर बर्थ में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसको जो है मॉनिटर करना है। आपको लगता है कि नॉर्मल बेबी में होता ही है इतना मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, अरे क्या पता कोई दूसरी डिजीज भी उसके अंदर जो है वो होगी। बेबी विद ब्लड इनकम्पेबिलिटी प्रीमेच्योर बर्थ नीड क्लोज ऑब्जर्वेशन। जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड जॉइंटिस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आपने जॉइंटिस को ट्रीट नहीं किया है तो मेन कॉम्प्लिकेशन आती है दोस्तों हमारे पास क्रेनिटर्स।
ब्रेन ट्रस्ट क्या होता है, इसमें बिलिरुबिन इंड्यूस ब्रेन डैमेज भी जो हो बोला जाता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब बिलिरुबिन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और ब्रेन के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम क्रेनियट्रस जो है वो बोलते हैं। क्लियर है? क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे उसके? पुअर फीडिंग होगा, लिथार्जी होगा, हाई पिच क्राई होगा, मसल्स स्टिफनेस एंड फ्लोपिंग होगा, देन सीजर्स भी जो है वो आ सकते हैं एंड डेवलपमेंट जो है वो डिले होगा। जो बच्चा नॉर्मली हाथ पैर मारना चाहिए वैसे जो है वो नहीं मार पाएगा। प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे? पहले तो किस तरीके से प्रिवेंशन करते हैं, आपको मैंने बताया था कि फोटोथेरेपी से या एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 90% चीजें जो है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, फोटोथेरेपी से जो है वो 90% चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा और बिलिरुबिन लेवल जो है 12 से लेके 20 मिलीग्राम तक पहुंच गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो पेंटाग्लोब देंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इंजेक्शन पेंटाग्लोब आता है, पेंटाग्लोब जो है आता है, ठीक है, पेंटाग्लोब देंगे, या फिर जो है वो हम क्या करेंगे, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे ताकि उस लेवल को जो है बाहर निकाला जा सके। क्लियर है? कंक्लूजन की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो कॉमन देखने को मिलता है और 1 से 2 वीक में जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। फिजियोथेरेपी जो है वो सेफ होती है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है जॉइंटिस के लिए, फिजियोलॉजिकली जॉइंटिस के लिए। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एंड मॉनिटरिंग कैन हेल्प प्रिवेंट सीवियर जॉइंटिस। तो बच्चों को जो है वो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवाना चाहिए। एंड सीवियर जॉइंटिस रिक्वायर अर्जेंट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट क्रेनिटस। ठीक है, सीवियर जॉइंटिस होता है तो क्रेनिटस से जो है वो मेंटेन करना चाहिए या उसको जो है वो प्रिवेंट करना है ताकि ब्रेन में जाके जो है वो चीज जमा ना हो, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। आई होप आपके कंसेप्ट जो हो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। क्लास कैसी लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर बोलिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनको अगर नोट्स है तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड हो सके। आपके कमेंट से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही में आइडेंटिफाई मिलता है कि क्लास जो हम दे रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। तो कंटिन्यू जो है वो जुड़ने का एक ही साधन है, तो कंटिन्यू जुड़ते रहिए। चलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।